नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज कुछ समाचार ऐसे हैं जो चर्चा का विषय है जी। सबसे पहले तो आज गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन है। जी जी उसे हम सभी जम्मू के लोग, बिल्कुल सभी समुदाय के लोग, हिंदू सिख बिल्कुल सब बड़ी श्रद्धा के साथ बिल्कुल मना रहे हैं। धार्मिक परंपरा के धार्मिक मुताबिक परंपरा के साथ मना रहे हैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। और जी जी सभी गुरुद्वारे में सेवा चल बिल- रही है, लोग दर्शनों के लिए और जा रहे कल हैं। नगर कीर्तन भी चल रहा था। इससे पहले नगर कीर्तन भी रहा, तो हम भी गुरु जी को बड़ी श्रद्धा बिल्कुल सुमन भेंट करते हैं, उन्हें बिल्कुल बहुत बिल्कुल नम करते हैं। बिल्कुल दूसरी खबर जो है, जी गवर्नर साहब दुबई का दौरे पे गए हैं 4-5 दिन के लिए। जी उस पर हम चर्चा करेंगे, क्या रीजन है, किस लिए गए हैं वो। जी और खराब मौसम के चलते जी जम्मू कश्मीर के अंदर फिर काफ़ी परेशानियां आ गई हैं, फ्लाइट्स बंद हो गई हैं और भी काफ़ी हादसे हुए हैं, जिस पे हम चर्चा करेंगे। जो भारतीय कला संगम है, उन्होंने आज एक सांस्कृतिक प्रोग्राम जो किया पाखा, और बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम था, उस पर हम बातचीत करेंगे। जम्मू के अंदर दिल्ली की तर्ज पर ई रिक्शा शुरू किए जा रहे हैं, जी इस पर भी बात करेंगे हम। और साथ साथ में ये भी हम कहेंगे कि पंजाब के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो रैली थी वो कैंसिल हो गई है, उनके कारण, सुरक्षा के कारण कह सकते हैं कैंसिल हुई है। जी गुरु जी को तो हमने नमन किया, तो आज सारा दिन बिल्कुल उनका गुरुद्वारों में चलता रहेगा। बिल्कुल और हम देख रहे हैं नगर कीर्तन में बीबी सब चल चांद रहा को में जिस तरह से कल लोग श्रद्धा के साथ आज भी जा आज रहे भी हैं और लंगर सेवा हो रही है, ये बिल्कुल बहुत ही उनके लिए। तो आज जो खबर जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है दुबई के दौरे पर गए हैं। जी ऐसा कहा जा रहा है कि दुबई की कोई वहाँ इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ कुछ साइन कर रहे हैं, साइन करने गए हैं, जो कश्मीर के अंदर काफ़ी बड़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल हम ठीक कहा। एक खबर भी छपी है आज एक्सेलसियर में संजीव परगाल की, उसके मुताबिक गवर्नर साहब 4 दिन के दौरे पर आज रवाना हुए हैं। और हालांकि हमारी स्टेट के जो प्रमुख सचिव उद्योग हैं वो पहले से ही वहाँ डेरा लगाए हुए हैं। और कहा यह जा रहा है कि वो वहाँ पर जो MOU साइन होने हैं उसकी जो प्रारंभिक बुनियादी चीज़ें हैं उसको वो अंतिम रूप देने में लगे हैं। उपराज्यपाल साहब मनोज सिन्हा साहब गए हैं वहाँ। एक MR ग्रुप है बहुत बड़ा वहाँ का, दुबई का, खाड़ी देश का। तो वहाँ पर उनसे वो बात करेंगे। जो बताया गया खबरों के मुताबिक कि वहाँ पर कश्मीर के अंदर, खास श्रीनगर के अंदर एक बहुत बड़ा मेगा मॉल बनाने जा रहे हैं जिसमें तमाम ज़रूरतमंद चीज़ें मुहैया होंगी। और हम समझते हैं कि अगर ये बात सत्य है, सत्य होगी क्योंकि खबर है, एक क्रेडिबल रिपोर्टर की खबर है, तो हम समझते हैं कि वो जो भ्रम था कश्मीर के अंदर कि इन्वेस्टर कश्मीर में नहीं घुस पाएगा, नहीं आ पाएगा, वो भ्रम टूटेगा। सबसे बड़ी बात है क्योंकि हमारा अभिन्न अंग है और हमारी एक पूरी एक कंपोजिट कल्चर है जम्मू कश्मीर का। ऐसा नहीं कि कश्मीर को अलग कर दें, जम्मू को अलग कर दें। कुछ लोग ताकतें लगी हैं अलग करने में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगी। हम समझते हैं कि जब ये देश का अभिन्न हिस्सा है, जब अब फिलहाल संघ शासित प्रदेश है, तो वहाँ क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट हो सकती? बिल्कुल बिल्कुल। कौन चुनौती देगा? एजेंसी किस लिए चुनौती देने वाले को देखेंगी? जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये केंद्र की मोदी सरकार का एक जो कहा जा रहा है प्रयास इसलिए है कि जो हमारी प्रदेश के अंदर हजारों हजारों युवा जो बेरोजगार हैं, हर साल लौट निकलता है नौकरियों के लिए, अप्लाई करते हैं, नौकरियां हैं नहीं। तो हम समझते हैं कि निजी क्षेत्र यहाँ फले फूलेगा तो नौकरी की संभावना उसी हिसाब से तेजी से बढ़ेगी। तो एक अच्छा प्रयास है। और हम समझते हैं कि उपराज्यपाल जिस तरीके से लगे हैं, जाहिर है कि नई दिल्ली के निर्देश हैं, उसी को अमल में लाने की कोशिश है। और खाड़ी देशों में तो आपको पता ही है, MR ग्रुप तो बहुत बड़ा ग्रुप है, हम बड़े बरसों सुनते आ रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ और भी ग्रुप हों जो इसमें रुचि रखे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि करीब 60,000 करोड़ का पूरी स्टेट में निवेश हो सकता है, होने जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों 18,500 करोड़ के 39 MOU पे साइन होते हैं, नॉन बाइंडिंग वगैरह करके। तो मैं समझता हूँ कि ये, अगर इसके दो पहलू हैं, देखो आदर्श जी, एक पहलू ये है कि वो जो लोग सोचते हैं लोकल कुछ लोग कि बाहरी लोग आएंगे कब्जा कर लेंगे, एक तो वो है, उनको लगता है कि कहीं नौकरियां और ज़मीनों पे बाहरी उद्योगपति कब्जा ना कर लें।
वो उनका अपना एक नज़रिया है और हो सकता है उनका नज़रिया उनके तरीके से ठीक हो। लेकिन अगर हम व्यापक दृष्टि से देखेंगे, अगर जिस तरह सरकार दावे कर रही है, हम दावे के मुताबिक बता रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जब यहाँ पर ये उद्योग आएंगे, अपोलो अस्पताल आएगा, दूसरे आएंगे, तो ठीक है कि बड़े टॉप लेवल के जो अधिकारी होंगे हो सकता है कि वो बाहर से आए, लेकिन बाकी तो यहीं के बिल्कुल बच्चों को रोजगार मिलेगा। सही कहा और हम आपने। समझते हैं इसको हम खुशामदीद कदम कहें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल सी जी, जैसे मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी जी कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में बर्फबारी और बारिश का भारी मुकाम है। उसी को चलते कल से यहाँ पे बारिश हो रही है और पहाड़ों पे बर्फ भी गिर रही है। जी इसके साथ साथ रास्ता भी बंद हो गया और जम्मू से जो श्रीनगर की फ्लाइट से 2 दिन से वहाँ भी बंद है। जी और अभी हाल ही में आज पे भी अभी खबर आई है कि एक बीएसएफ की बस भी खराब मौसम के कारण वो गिर गई है और उनके कितने जख्मी हुए हैं क्या उनका भी पूरा पता नहीं चला, लेकिन खराब मौसम के कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल, देखिए इसके कई कोण हैं। एक कोण तो ये है कि खराब मौसम, बारिश की वजह से लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन जिसको हम डोगरी भाषा में पस्सियाँ कहते हैं। तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग वो लगातार बाधित होता है। बाधित होने से क्या होता है, जो श्रीनगर सामान जा रहा होता है, खासतौर से जो रोज़मर्रा का सामान होता है, गैस है, खाद्यान्न सामग्री है, दवाइयाँ हैं, वो प्रभावित होती हैं। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार आपने कहा कि फ्लाइट्स लैंडिंग नहीं हुई आज, कल भी नहीं हुई थी, और जम्मू में भी कुछ फ्लाइटों को रद्द करना पड़ा, रूट चेंज करना पड़ा। और इधर जिस प्रकार बीएसएफ बस का आपने जिक्र किया, ये भरी बस थी, कहती थी पुंछ से आ रही थी या पुंछ को जा रही थी, तो नौशहरा के पार एक तीखे मोड़ पर नियंत्रण खोने से पलट गई, खाई में गिर गई। ये बात ठीक है कि अभी थोड़ी देर पर एक्सीडेंट हुआ, अभी इसकी और डिटेल आनी बाकी है। लेकिन इसके अलावा एक कोण ये भी है जो पाकिस्तान साजिशें लगातार रच रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि एलओसी जो पीर पंजाल हमारी पहाड़ी श्रृंखला है, वहाँ पर भारी बर्फबारी का इन्फिल्ट्रेशन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उनका फिर शिफ्ट करते हैं वो भारत पाक सीमा की ओर, बिल्कुल कठुआ से लेकर हमारे घनूर तक 197 करीब किलोमीटर लंबी भारत पाक सीमा है। अब पता ये चला कि भारत पाक सीमा के पार वो टेररिस्ट भी शिफ्ट हो रहे हैं, उनकी तमाम साजिशें शिफ्ट हो रही हैं, जो कि इसी खराब मौसम की आड़ लेकर यहाँ हमारे जो खड्ड हैं, नाले हैं, दरिया भी एक दो पड़ते हैं, और जो एक मायने में कहा जाए घास फूस जंगल टाइप होती है, उनके आउट लेकर वो घुसपैठ की कोशिश करते हैं, वो सामान भी भेजते हैं। तो मैं समझता हूँ ये आम आदमी से लेकर सुरक्षा एजेंसी सबके लिए एक खराब मौसम एक चुनौती से कम नहीं है। ऐसे आज दीजिए रमेश सिंह चिब जो जी डायरेक्टर हैं भारतीय कला संगम के, उन्होंने आज एक सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा था केएल सैगल हॉल में, जी पाखा। जी और उनका बड़ा एक प्रयास है ज़बरदस्त कि किस तरह से डोगरी और डोगरी के साथ जुड़ी हुई बाकी जो चीज़ें हैं उन्हें ज़िंदा रखा जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पे कुछ जाने माने व्यक्ति जिनका डोगरी कल्चर के लिए, डोगरी को बढ़ावा देने के लिए जी योगदान है, उनको सम्मानित भी किया गया। जी ये एक बहुत अच्छी बात है जी जो उन्होंने कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारा जो नई पीढ़ी है हमारे इस कल्चर को भूल रही है, दिन ब दिन भूल रही है। उनको ये पता ही नहीं होगा पाखा क्या होती है बिल्कुल या दूसरे जो फोक बिल्कुल डांसेस हैं, फोक हमारा म्यूजिक है वो क्या है, बिल्कुल जैसे वो टकियाँ वगैरह ये जो हाँ गानों में आता है उनको चीज़ों को हाँ पता ही नहीं है। तो ये एक अच्छा प्रयास है इसका, गीतड़ू रमेश सिंह जो जी गिद्धड़ू वगैरह जो भी है, हाँ तो ये एक अच्छा एक प्रयास है उनका कि वो पुरानी परंपरा को सामने ला रहे हैं ताकि आने वाली जनरेशन को भी पता चले ये क्या होते थे, जम्मू जम्मू की जो अपनी हिस्ट्री क्या थी, जम्मू का अपना कल्चर क्या था, और इसके साथ साथ इसको जिंदा भी रख रहे हैं। नहीं देखिए, सबसे बड़ी आपने बिल्कुल ठीक बात कही। मैं समझता हूँ पिछले 2-3 महीनों के दौरान ये इनका तीसरा एफर्ट है, सिर्फ 3 महीने के जी दौरान। जी और ये सन 80 से लगातार बिल्कुल। इस प्रयास में लगे हैं, अपनी माँ बोली, संस्कृति, कल्चर, यानी कि लोक संगीत, ये जो ठेठ जो होते थे गवई, जो हमारे गांव में गीत गाए जाते थे, तो ग्राम में मैं समझता हूँ उनको ये बचाने की कोशिश कर रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल जो कि बिल्कुल हाशिए पर है। और मैं समझता हूँ इनको सलूट करना चाहिए, ये रमेश सिंह चीफ जैसी शख्सियतों को, जो कि किस तरह ये मैनेज करते हैं। और देखिए ना, आज भी डूडू बसंत गौर से लोक कलाकार बुलाए कलाकार गए, बुलाए गए थे। जिन्होंने बाखा गाया, और भी बड़े बड़े महानुभाव आए थे जो कि हमारी डोगरा संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये डोगरी की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं रमेश सिंह जी। और उस मौके पर आप पीपी न्यूज़ लाइन को भी सम्मानित किया,
वो क्या नाम है, विजय कुमार लोचन को भी किया गया और लोगों को भी किया गया। मैं समझता हूँ कि ये सुहेल काजमी थे, कमिंदर गुप्ता थे, और जी हेडी मेडिकल डिपार्टमेंट से स्वास्थ्य अधिकारी थी, कला संस्कृति जुड़ी अधिकारी, सरकारी अधिकारी थी, और वो थे अपना जिनको पिछले दिनों साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, बिल्कुल बिल्कुल। खालिद हुसैन साहब। खालिद साहब। बड़े लोग हैं जिनको सम्मानित किया। मैं समझता हूँ ऐसे कार्यक्रम में जाने से लगता है कि हम अपनी कल्चर से अभी भी जुड़े अभी हुए भी हैं। जुड़े हुए हैं। और आपने जो बात कही कि हमारी जो नई पौध आ रही है, उनकी मजबूरी है, वो क्या करें जब हमारी स्टेट के अंदर रोजगार के एवेन्यू नहीं है, रोजगार के मौके नहीं है, तो क्या करेंगे? वो बिल्कुल पलायन करते हैं बिल्कुल नौकरियों के बिल्कुल लिए, कोई चंडीगढ़, कोई बेंगलोर, कोई दिल्ली। वो फिर वहां जाके करता है। अधिकतर बच्चे जो हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो जो सहपाठी उनके साथ सहकर्मी होते हैं, उनके साथ शादी कर लेते हैं। वो फिर वहीं का कल्चर अडॉप्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार रमेश सिंह जी, हालांकि बड़ी संस्थाएं जम्मू और कश्मीर में सम्मान समारोह करती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि रमेश सिंह चिब, मैं इसलिए बार उनका कारण जिक्र कर रहा हूँ, वो अपनी माँ बोली का बड़ी सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल सही और मैं कहा। कहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे शख्सियत को बुलाकर इनको ऑनर करना चाहिए। यही बिल्कुल। बात मैं आज बीजेपी का प्रभात सिंह से करता, जो कैशियर हैं। मैंने कहा भाई आप भी डोगरा हैं, ये भी डोगरा हैं, इनको किसी बड़े मंच पर बुला के इनको सम्मानित करिए, क्योंकि इनको सल्यूट किया जाए कि आदमी किस तरह सब चीजें व्यवस्थित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सम्मानित किए उनमें शिव शर्मा भी थे, बड़े लोग थे जिनको सम्मानित किया गया। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय कला संगम ये डोगरी की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, और ज़रूरत है यहाँ के जो धनिक वर्ग के लोग हैं डोगरे, उनको इनकी मदद करनी चाहिए, ताकि जी, मेरी मुस्कुराहट की वजह यह है जी कि एक पंजाबी जी डोगरी भाषा को प्रमोट करने के लिए कितना यत्न कर रहा है। जी मैं आपकी तारीफ करता हूँ इसके लिए। जी 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 सी जी, आज पंजाब में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी रैली होने वाली थी, बिल्कुल। जिसे कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। बिल्कुल। लेकिन न्यूज़ के बारे में यही कहा जा रहा है कि सुरक्षा के कारण वो रद्द कर दी गई है। जी जी तो लगता है कि ये उनकी रैली में उनकी कहीं चूक हुई है सुरक्षा में। अब तो सियासी बातें बहुत सच्ची सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। देखिए पॉलिटिकल बयान तो आपको माना, चुनाव का मौका है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं, होम मिनिस्टर बोल रहे हैं। देखिए चूक इस नज़रिए से है कि प्रधानमंत्री का दौरा था, उसके बावजूद किसानों ने वहाँ पर हंगामा किया, प्रदर्शन किया, सड़क रोक दी। हालांकि पंजाब गवर्नमेंट का दावा है कि उन्होंने 10,000 पंजाब पुलिस के जवान लगाए गए, उनकी अपनी मजबूरी है। देखिए सिक्के के दो पहलू हैं। अगर ये समझे बीजेपी की पंजाब गवर्नमेंट किसानों पर लाठीचार्ज करा देती, तो उनको अपना चुनाव नहीं खराब करना। हर पार्टी का अपना इंटरेस्ट है। अच्छा, फिर किसानों के अंदर पुराना गुस्सा है। आप देखिए पिछले करीब 1 साल के अंदर जितनी कैजुअलिटी हुई, उसका 80% 90% किसान पंजाब से जुड़ा था, जो शहीद हुआ। वो एक गुस्सा था। लेकिन हम फिर भी कहते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनको आने दीजिए, मत सुनने दीजिए उनकी बात को, नहीं सुनना तो, लेकिन कम से कम उनको जाने दीजिए, वो जो बोलना चाहते हैं बोले। पद की गरिमा और उनका आदर सम्मान अवश्य होना चाहिए। हालांकि उनके दिमाग में बीजेपी समझ बदल, लेकिन हमारे जैसे लोग जो पत्रकार, हम फिर भी कहते हैं वो हमारे देश के सबके प्रधानमंत्री हैं। इसलिए जरूरी बन जाता है, गुस्सा किसानों का अपने का वाजिब है, लेकिन आप गुस्से को उस तरीके से निकालिए, उनकी रैली में मत जाने दीजिए किसी को। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस तरह से ये रैली को रोकना, अवरुद्ध करना, मैं समझता हूँ ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा आने वाले दिनों में बन जाए। सी जी, जम्मू की बात करते हैं। दिल्ली की तरह जम्मू में भी ई रिक्शा शुरू होने जा रही है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से शुरू करें। शुरुआती में ये 48 वार्डों में शुरू होगी, जो बाद में से उसको बढ़ाया जाएगा। ये अच्छी खबर है कि इसमें से पर्यावरण पर भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, और कम से कम जो सारा दिन गाड़ियों की धूल और वो उनके जो पेट्रोल और धुएं से जो प्रदूषण फैलता है, उससे भी फर्क पड़ेगा, और काफी लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। और दूसरा जब वो साइकिल रिक्शा आदमी चलाता है ना, उसमें भी थोड़ा लगता है कि अमानवीय कृत्य हो रहा है कहीं ना कहीं। बड़े बड़े तगड़े लोग बैठ जाते हैं और वो दुबला पतला रिक्शा वाला खींचता है। क्योंकि मुझे याद है, मैं एक बार कई साल करीब 30 साल पहले मैं कलकत्ता गया था। वहाँ आज भी आदमी रिक्शा टांगे में जुटता है। मैं जिस टांगे में बैठा, मैं आधे रिक्शे में उतर गया, मैं रोने लग पड़ा। मैंने कहा क्या है
एक आदमी घोड़े की जगह जुत के कैसे दौड़ रहा है। हम्म। तो मैंने तब भी स्टोरी की थी और दिल्ली के साइकिल रिक्शा वालों पे भी की थी मैंने स्टोरी। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। कम से कम वो जो रिक्शा खींचते थे उनको एक और मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, वो चाहे प्रवासी मजदूर हो या लोकल हो। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी पहल होगी और लोगों को भी इसकी सुविधा होगी। हर बिल्कुल। वार्ड में ये चलेगा तो आप फौरन पहुंच भी जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में यूपी में कई जगह ई रिक्शा बड़ा सफल हुआ है जी। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों